माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 14 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जिस एग्ज़ाम में भी जीके जीएस सेक्शन से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आपके वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि यह सेट मैं प्रतिदिन एक सेट आपको करवाता हूँ। और आप अगर नए हैं तो पिछले वीडियो को भी देखिए। यह 14 सेट है। इससे पहले मैंने 13 सेट डाले हैं जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन है करनाल, नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर। यहाँ आपका सही आंसर होगा बी नंबर, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बारे में अब डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली बार 1905 ईस्वी में हेनरी फिलिप्स के द्वारा इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा नामक जगह पर किया गया था, परंतु 1934 ईस्वी में एक भयंकर भूकंप आने के कारण इस बिल्डिंग को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इसके बाद उसी वर्ष इस संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली में भी इसे पूसा कैंपस के ही नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। तो आपका क्वेश्चन था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज। सही आंसर होगा सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर 25 मार्च को? 25 मई को। सही आंसर होगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? सही आंसर होगा रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहले यह भारतीय संविधान का अंग नहीं था। यह संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और रूस के संविधान से इसे लिया गया है। भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता। सही आंसर होगा हैदराबाद रियासत ने पहली सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था। कब किया था? तो आप डेट याद रखिएगा। 1798 ईस्वी में भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वह हैदराबाद का निजाम था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? हिंदू कोड बिल, पेशु विनिमयन विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम या फिर दहेज प्रतिषेधक विधेयक?
सही आंसर होगा सी नंबर, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसमें राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। मैं आपको बताता हूँ, पॉकेट वीटो जो होता है वह जब बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो जाता है तो वह फाइनल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। उस समय राष्ट्रपति को एक पॉकेट वीटो का अधिकार होता है। उसका भी कुछ लिमिटेशन होता है, बट ये अधिकार उसे दिया गया है कि अगर वह संशोधन नहीं, मतलब जो भी बिल बना है उस पर अगर साइन नहीं करना चाहता है तो वह कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास रख सकता है। बिना किसी जवाब दिए वह उसे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वह उसे अपने पास रख सकता है, तो इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। ऐसा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में किया गया था। 1984 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। जिस समय यह डाकघर संशोधन अधिनियम लाया गया था उन्होंने इस वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला था और उन्हें इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इंडिया गजट, बंगाल गजट, नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका। सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये हिक्की का बंगाल गजट कहलाता था। यह एक अंग्रेजी अखबार था। इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में हुआ था और भारत का पहला समाचार पत्र था। इसकी स्थापना जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? सही आंसर होगा राज्यसभा। एक ऐसा सभा होता है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते भी राज्यसभा के सभापति होने के ही कारण या राज्यसभा के अध्यक्ष होने के ही कारण मिलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते किस कार्य के लिए मिलता है? उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर राज्यसभा के सभापति रहने के लिए? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा राज्यसभा के सभापति होने के कारण ही उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं उपराष्ट्रपति को। लूनी नदी किसमें गिरती है? गंगा मुहाना में, केरल का समुद्री तट में, कच्छ का रन्न में या गोदावरी के मुहाना में? लूनी नदी यह बहुत ही फेमस नदी है। आपका सही आंसर होगा कच्छ के रन्न में लूनी नदी समाप्त हो जाती है। इस नदी का नाम जो है लूनी है। इसका जो उद्गम स्थान है राजस्थान के अजमेर जिले में नाग की पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? नाग की पहाड़ियों से होता है और यह नागौर, जोधपुर, बाली, बाड़मेर इन सभी जिलों में बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रन्न में ही विलुप्त हो जाती है। यह इसलिए फेमस है क्योंकि धरती पे ही, मतलब इंडिया के जो पार्ट से नाग की पहाड़ी से निकलती है और किसी समुद्र में गिरे बिना ही यह एक रेगिस्तान कच्छ के रन्न में ही समाप्त हो जाती है। वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक? सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है
उसका सपना द्वितीय सिकंदर बनना था। इसके लिए उसे सैनिकों को भोजन और सैलरी देने की आवश्यकता थी और इसीलिए उसने बाजार सुधार नीति भी लाया था। पूछा जाता है बाजार सुधार नीति सबसे पहले किस सुल्तान ने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया था। वह भी इसी अपने अभियान को पूरा करने के लिए उसने लाया था। तो यहाँ पे पूछा गया है एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? धौलावीरा, रंगपुर, बैराठ, लोथल। दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम कहाँ से मिला है? सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। आपका सही आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसी समझौता के बाद महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके तहत जो समझौता हुआ था उसमें मुख्य बातें ये थी कि जो भी समुद्र के किनारे के ग्रामीण एरिया है वहाँ पे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। जितने भी नेता जो हिंसा के पात्र नहीं हैं, मतलब जिन्हें हिंसा के तहत नहीं गिरफ्तार किया गया है, उन सभी को रिहा किया जाए। ऐसी ही शर्तें थी जिसे इरविन ने वक्त और परिस्थिति को देखते हुए माना था और इसीलिए गांधी जी ने आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। तो आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। पहला भारतीय विद्वान जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में ग्रहण किया था वाड़ा हमीर, आर्यभट्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त। सही आंसर होगा आर्यभट्ट, जिन्होंने पहला भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में ग्रहण किया था, आर्यभट्ट ने। शून्य के आविष्कारक भी आर्यभट्ट ही थे। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। मैं इनमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डालता हूं जो या तो एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? सही आंसर हो जाएगा दबाव का मात्रक पास्कल होता है। एक दबाव का और भी होता है बार, ये भी वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है दबाव का पास्कल हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट? ऊष्मा हीट का जो है वह इकाई नहीं है। हीट भी एक तरह का एनर्जी ही होता है। सही आंसर हो जाएगा वाट। देखिए कैलोरी, किलो जूल ये सभी एनर्जी के ही मात्रक होते हैं और हीट एक तरह का एनर्जी होता है, ऊष्मा ऊर्जा। तो इसकी मात्रक ये सारे हो सकते हैं परंतु वाट जो है वह शक्ति का मात्रक होता है। वाट, एचपी, ये सभी किलोवाट, ये सभी शक्ति के मात्रक होते हैं, पावर जिसको बोलते हैं।
ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है। द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। सही आंसर हो जाएगा घटती है। पहले मैं आपको श्यानता समझाऊं। किसी भी द्रव, कोई भी लिक्विड है तो उसमें जो श्यानता उसका गुण होता है, जिसके कारण वह एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। जितना गाढ़ा द्रव होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना पतला द्रव होगा उसकी श्यानता उतनी ही कम होगी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता क्या होगी। जब आप किसी भी द्रव को गर्म करते हैं या ताप बढ़ाते हैं, तो फिर जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, वह गैसियस अवस्था में बदलने लगता है या पतला हो जाता है। तो जब भी द्रव पतला हुआ तो उसकी श्यानता क्या हुई, घट गई। तो ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। मरीचिका का बनना उदाहरण है। यूपीपीएससी मेंस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मरीचिका का बनना कौन सा उदाहरण है, अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का या विवर्तन का। आपका सही आंसर होगा कुल आंतरिक परावर्तन का। कुल आंतरिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है, अपवर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। और यह तभी संभव होता है जब आपतित किरण जो हो वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात में। 3 तरह की प्रक्रिया होती है ऊष्मा के स्थानांतरण की, चालन, संवहन और विसरण। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा गैस और द्रव में संवहन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन की प्रक्रिया मुख्यतः ठोस पदार्थों में होती है, जैसे लोहा, इन सभी चीज़ों में होता है। जब आप एक तरफ से लोहा के रॉड को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, बट ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। जब संवहन गैस और द्रव में होता है, जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो पानी के नीचे का पार्टिकल ऊपर और ऊपर का पार्टिकल नीचे आते हुए दिखता है, जिसको आप बोलते हो कि पानी खौल रहा है। तो ये संवहन की प्रतिक्रिया होती है जिसमें माध्यम के पार्टिकल एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक मूवमेंट करते हैं। और अगर विसरण की बात करें तो विसरण में जैसे अगरबत्ती कहीं पे जल रहा है तो आपके नाक तक उसकी सुगंध आ जाती है, यह विसरण की प्रक्रिया होती है। दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित पहला भारतीय स्टेशन का नाम क्या था। मतलब दक्षिणी ध्रुव पर जो शोध के लिए एक स्टेशन बनाया गया था उसका नाम क्या था। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण यमुनोत्री, अंटार्कटिका, गोदावरी। आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। और यह स्थित कहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के द्वीप को ही अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ही विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1980 ईस्वी में इस दक्षिणी गंगोत्री को स्थापित किया गया था। अभी यह वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है, तो अब ये काम में नहीं है। लेकिन पहला अपना ध्रुवीय स्टेशन था जो कि बनाया गया था दक्षिणी ध्रुव पर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी। खाने का नमक किससे बनता है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से।
NaCl। जब आप NaCl को तोड़िएगा तो Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो ये दोनों ही एक कमज़ोर, एक मजबूत अम्ल हैं और दूसरा मजबूत क्षार है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने के फलस्वरूप NaCl खाने के नमक का निर्माण होता है। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन या एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। यूरिया कैसा पदार्थ है? बच्चे यहाँ कार्बनिक और अकार्बनिक में ज़रूर कंफ्यूज करते हैं। सही आंसर होगा यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है और यूरिया का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है NH2CO, या फिर आप बोल सकते हैं NH2CONH2। तो यही आसान रहेगा, NH2CONH2 यह यूरिया का फॉर्मूला होता है। कार्बनिक रासायनिक के क्षेत्र में कार्बामाइड भी इसे कहा जाता है और यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, जहरीला ठोस पदार्थ होता है, जल में अति विलय होता है और यह पाया कहाँ पे जाता है? स्तनधारी जो मैमल्स हम लोग हैं या फिर सरीसृप होते हैं, सरीसृप वर्ग जो भी होते हैं, उन सभी के मूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ से मेन बात क्या था? यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन परंतु जहरीला गैस होता है। और हमारे शरीर में यूरिया का उत्पादन कहाँ से होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये यकृत से हमारे शरीर में यूरिया का उत्पादन होता है और इसीलिए लिखा गया है कि स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक मत समझिएगा, यह एक कार्बनिक यौगिक है। फॉर्मूला में देखिए NH2 नाइट्रोजन भी है, COC कार्बन की भी है, तो यह कार्बनिक यौगिक हो जाएगा NH2CONH2। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यह कार्बनिक यौगिक है। वैसे यौगिक जिनमें कार्बन पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट, नाइट्राइट। सही आंसर हो जाएगा यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, मतलब सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और मैंने पिछले ही सेट या किसी सेट में मैंने बताया है इक्थियोलॉजी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इक्थियोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन कहलाता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम बताना है जिसका भारत में बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। सही आंसर होगा थोरियम। एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में बड़े मात्रा में भंडार पाया जाता है। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित होता है नाभिकीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सौर ऊर्जा से। कौन से तरंग शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये कौन सी तरंग है जो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगें वैसी तरंगें होती है जो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता
होती है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इन दोनों में आपको बताना है ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे हैं। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, किस चीज़ का प्रयोग करता है? प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो, रेडियो, डी डिटेक्शन, फिर बाद में होता है तो से रेडियो, डी से डिटेक्शन और से एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है और इसका इस्तेमाल वायुयान में किया जाता है किसी भी चीज़ को उपस्थिति के लिए। अच्छा, आप जब वायुयान को ऊपर से जाते हुए देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक रेड कलर का कुछ ब्लिंक करते रहता है नीचे से, हर एक वायुयान में वो ब्लिंक करते रहता है। तो वही रडार का काम होता है, उसमें वह किस तरंगों का इस्तेमाल करके नीचे में कोई पक्षी है, कोई और वस्तु है या ऊंचाई का आगे कुछ चीज़ है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा रेडियो तरंगों का उपयोग रडार में किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई परियोजना से, खाद्य भंडार से, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। तो सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान और एक वन्य अनुसंधान संस्थान, यह दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। झांसी, नई दिल्ली, लुधियाना, करनाल। सही आंसर हो जाएगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर। सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। बगलियार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही है, कहाँ पे स्थित है? बगलियार विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा बगलिहार परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जम्मू कश्मीर में दूसरी विद्युत परियोजना है, चेनाब नदी पर स्थित है। तो बगलियार परियोजना में 3 चीज़ याद रखिए। बगलियार परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है और यह चेनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना का संबंध है ब्यास नदी से, रवि नदी से, झेलम नदी से, सतलज नदी से। किस नदी पर तुलबुल परियोजना है? सही आंसर हो जाएंगे झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना संबंधित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, गाजियाबाद। सही आंसर होगा गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यह गाजियाबाद में स्थित है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कहीं नहीं? सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। इसे ही विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है
यह पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में। यहीं पे वर्ष भर दिन और रात जो होते हैं वह बराबर होता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पिछले सेट में मैंने उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी बताया था, इसमें दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, गंगा। सही आंसर होगा अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जबकि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया? किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने, परमार शासकों ने, चेदी शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने? सही आंसर होगा चंदेल शासकों ने खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहला उपदेश तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या फिर राजगृह? सही आंसर होगा कौशाम्बी में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदनगर, गांधीनगर, इज्जतनगर या फिर नासिक? सही आंसर होगा इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, भोपाल में या चंडीगढ़ में? सही आंसर हो जाएगा भोपाल में भारत भवन स्थित है। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। श्यामला पहाड़ी पर स्थित इस भवन को किस वास्तुकार ने बनाया था? उनका नाम था चार्ल्स कोरियो ने डिजाइन किया था और भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक कलाओं के संरक्षण का यह प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या फिर 1952 ईस्वी में? सही आंसर होगा 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इसे शॉर्ट में NLM भी कहा जाता है। नेशनल लिटरेसी मिशन को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष के जितने भी आदमी हैं, जो भी निरक्षर व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में किया गया था। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम में, हम्पी में, चिदम्बरम में या फिर श्रीकालहस्ती में? सही आंसर होगा हम्पी में यह प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर स्थित है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, देहरादून, उदयपुर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर होगा देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन आता है और उसका ही एक इकाई के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग काम करता है। यह सबसे पहला वैज्ञानिक विभाग था और इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में। यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH7, NH6 या NH5? जो सही आंसर होगा वह NH7 होगा, जो कि सबसे बड़ा राजमार्ग है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7 है। भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 8,000 किलोमीटर? सही आंसर होगा 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। यह पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाकर के दिया गया टोटल तटीय लंबाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अभी हमारे एंटोनियो गुतरेस जी हैं। यह प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव होता है, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को किसके द्वारा चुना जाता है? सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा या महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद के द्वारा? सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को चुना जाता है। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 या अनुच्छेद 83? सही आंसर होगा अनुच्छेद 80 के तहत संयुक्त राष्ट्र राज्यसभा का जो संगठन की बात की गई है वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं 15th वीडियो के साथ, 15वें वीडियो के साथ कल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे प्रतिदिन डाले गए वीडियो में से एक भी वीडियो मिस ना करें। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।